एवरीवन, दिस इज अंकुश। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई, जिसके हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया था। किसी भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर तीन टाइप्स के टॉर्क एक्ट होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, द सेकंड कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग टॉर्क एंड द थर्ड कॉल्ड एज अ डैम्पिंग टॉर्क। मैं एक बार उसके फंक्शंस रिपीट करता हूँ स्क्रीन पे, जिसके मैंने यहाँ पे बताया है। किसी भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टू मोस्ट वांटेड कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है पॉइंटर, जो डिफ्लेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है, और दूसरी होती है कैलिब्रेटेड स्केल। जब तक पॉइंटर किसी कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर जाके पॉज नहीं होता, तब तक हम उसकी इजीली रीडिंग नहीं ले सकते। जिसके मैंने आपसे कहा था, पॉइंटर को कभी भी इनिशियल कंडीशन से मूव करने के लिए जो भी टॉर्क एक्ट होता है उसे कहा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दैट मीन्स द टॉर्क विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन, कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पर हमने कभी देखा होगा, जैसे भी किसी भी सर्किट या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से निकाला जाता है, तो पॉइंटर वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आना चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए उसके ऊपर और एक टॉर्क ऐड किया जाता है, जिसे कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और समटाइम्स उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऐड करने के लिए वहाँ पे दो अलग अलग फंडे यूज़ किए जाते हैं। एक को कहा जाता है बैलेंस एंड काउंटरवेट, और दूसरे को कहा जाता है बाय यूजिंग अ स्प्रिंग। जिसके लास्ट लेक्चर में मैंने इसका डीप सेक्शन भी आपको बताया था। कंट्रोलिंग टॉर्क का फंक्शन इतना ही है, द टॉर्क विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर टूवर्ड्स इट इनिशियल पोजीशन, जिसको जीरो पोजीशन कहते हैं, जहाँ से वो डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट हुआ था। और कभी कभी क्या होता है, कभी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही पुराना हो जाता है, उसमें कुछ फॉल्ट्स ऑकर होते हैं, तो पॉइंटर स्मूथली आगे नहीं जाता। पॉइंटर वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। तो उस वाइब्रेशंस को और ऑसिलेशंस को कम करने के लिए जो भी टॉर्क उस पर एक्ट होता है उसे कहा जाता है डैम्पिंग टॉर्क। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, डैम्पिंग टॉर्क एक्ट करने के लिए तीन अलग अलग फंडे यूज़ किए जाते हैं, जिसके नंबर 1 है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जिसके नंबर 2 है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एंड द नंबर 3 इज एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अगर मैं नीट और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, तो एक्चुअली ये जो मैं अगला बीट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, ये वो स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो। तो उस बीट पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे गए, रोटेट करके या थोड़ा कंफ्यूज करने के बच्चों को कोशिश करते हैं। पर अगर मैं कॉम्पिटिटिव सेशन के बारे में बात करता हूँ, तो इस बीट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो जितना हो सके स्क्रीन पे फोकस कीजिए और इस बीट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। जिसके आपको पता ही होगा, फिजिक्स में अगर सबसे हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहा जाता है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, तो उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फ़र्क है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। गैल्वेनोमीटर का यूज़ है टू आइडेंटिफाई वेदर द करंट शुड बी प्रेजेंट और एब्सेंट। दैट मीन्स कितना भी कम करंट अगर किसी सर्किट में से पास होता है, अगर मुझे वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि उस सर्किट में करंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ हो जाता है। जिसके आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर का यूज़ बहुत सारे ब्रिजेस में हमने किया था, सर्किट को बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग कंडीशन की स्टेट चेक करने के लिए। ठीक है, पर अगर मैं गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, तो गैल्वेनोमीटर वैल्यू मेजर नहीं करता। ओके, अगर मुझे किसी वैल्यू को मेजर करना है, तो वहाँ पे हम एमीटर यूज़ करते हैं। अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखता हूँ, अगर मुझे करंट डिटेक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, पर अगर मुझे उस करंट को मेजर करना है तो हम वहाँ पे एमीटर यूज़ करते हैं। अब एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, तो आज को जो मेरा मेन मोटो है उसे कहा जाता है एमसीजी। एमसीजी का फुल फॉर्म है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और समटाइम्स रेफरेंस बुक में उसे कहा गया है पीएमएमसी। पहले तो मैं पीएमएमसी का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन करता हूँ। द फर्स्ट पीएम कॉल्ड एज a permanent magnet, and the second called as MC is nothing but the moving coil. सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं किसी मूविंग कॉइल को दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस करता हूँ, तो वहाँ पे फैराडेज लॉ एक्ट होगा और बॉडी प्रोड्यूस करेगी डिफ्लेक्शन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। पर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ने से पहले मैं आपका एक स्मॉल बिट यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, जिसे कहा जाता है फोर्स इक्वेशन ऑफ डायनामिक मशीन। एक्चुअली ये जो फोर्स इक्वेशन मैं अभी लिखने जा रहा हूं, उसे कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही सिंपल है, जिसके हमें फैराडे लॉ क्या कहता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एंड दैट इज कॉल्ड एज एस।
परमानेंट मैग्नेट एन एंड परमानेंट मैग्नेट एस, जस्ट इमेजिन कीजिए कि दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक फील्ड है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पोल टू द अनदर पोल, दैट इज फ्रॉम अ एन पोल टू द एस पोल। सपोज मैंने क्या किया, इस दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को प्लेस किया लाइक दिस। जैसे मैं इस दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को प्लेस करता हूं और उस कंडक्टर में से मैं करंट पास करता हूं, तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से एक वायर निकला, इधर से एक वायर बाहर निकला और दो वायर के बीच के अक्रॉस में मैंने यहाँ पे एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया। ठीक है, तो आपको पता ही है अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस डीसी सोर्स कनेक्ट किया जाता है या बैटरी या सेल कनेक्ट की जाती है तो उस कंडक्टर में से करंट ट्रैवल होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, जिसके आप डायग्राम में देख सकते हो करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अपवर्ड टू द डाउनवर्ड। अगर किसी कंडक्टर में से करंट कैरी होता है तो उसे कहा जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे फैराडे लॉ कैसे यूज होता है वो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है डायनामिक मशीन्स के बारे में, क्योंकि फैराडे के दो अलग अलग लॉज है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक की बात हम नहीं कर रहे अभी तो हम बात कर रहे हैं डायनामिक की। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल वो अगर मेड है कॉपर और एल्यूमिनियम से, अगर वो कभी मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है या उसको लिंक करती है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स को कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स। तो सबसे तो पहले मैं यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट मेंशन करता हूँ। Whenever a current carrying coil or conductor is links का मीनिंग है उसको कट करना, links with the magnetic field, comma it produces अब मैकेनिकल फोर्स। अब ये मैकेनिकल फोर्स कितना जनरेट होने वाला है उसके ऊपर जो पूरा ऑब्जर्वेशन है वो लोरेंट्स का है। तो अकॉर्डिंग टू लोरेंट साइंटिस्ट हमें एक यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स फोर्स इक्वेशन, वहाँ पे जितना भी फोर्स एक्ट होने वाला है वो डिपेंड करता है कैपिटल एफ कैन बी रिटन एज कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल एल इंटू साइन ऑफ थीटा। और हमें चीज़ तो पता ही है, फोर्स जो भी मेजर होता है उसे न्यूटन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे उस फोर्स का इक्वेशन बनता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एफ इज नथिंग बट बी आई एल साइन थीटा, जिसको रिमेम्बराइज करना है बिल से। जैसे कि हमें पता है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज नथिंग बट बिल गेट्स। तो वो उस वर्ड को याद रख के आपको इस पैरामीटर्स को याद करना है या रिमेम्बराइज करना है, जिसे हम बिल्स कहेंगे। बिल्स इज नथिंग बट बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। बी का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आई इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बीच दोनों के बीच जो भी एंगल मिलेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको ये क्यों पढ़ा है, तो क्योंकि मुझे इसी इक्वेशन का यूज़ करना है EMCG दैट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। उससे पहले तो एक चीज़ क्लियर करता है, जब तक कोई करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करता तब तक फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा पैरामीटर है, जितना एंगल बड़ा होगा ना उतना कटिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लिंकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, now I am back to the main bit that is called as EMCG, nothing but moving coil galvanometer। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। जितना हो सके इस कंस्ट्रक्शन पे फोकस कीजिए। अगर आपको उसका कंस्ट्रक्शन पता है इसका मतलब आपको उसकी वर्किंग भी इजीली समझ में आएगी। अगर मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ तो उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स में यहाँ पे इनलिस्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला कंपोनेंट होगा 2 परमानेंट मैग्नेट्स दैट इज N एंड S। नंबर 2 होगा सर्कुलर कोर बना होता है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से। नंबर 3 होगा कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल जिसको समटाइम्स वाइंडिंग भी कहा जाता है। नंबर 4 होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पिंडल जिसे वर्टिकल सिस्टम कहा जाता है।
Number 5 called as a spring. Number 6 called as a pivot for balancing condition. Number 7 called as a balance weight and counterweight. Number 8 called as a pointer and calibrated scale. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसे कहा जाता है EMCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास दो परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज N एंड दैट इज S। यहाँ पे मैं उसको मेंशन करता हूँ N एंड S। दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो भी फील्ड होती है उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम N पोल टू द S पोल। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक सर्कुलर कोर है, जिस सर्कुलर कोर को मैंने दोनों के बीच में प्लेस किया। जैसे मैं सर्कुलर कोर को दोनों के बीच में प्लेस करता हूं, हमारा जो कोर होता है इट्स लुक लाइक अ स्टील, जिसे कहा जाता है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। अब इस हमने क्या करना है, सर्कुलर कोर को कॉइल से पूरी तरह से वाउंड करना है। जैसे मैं इस सर्कुलर कोर को वाउंड करता हूं तो डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। That means the core is totally wounded by the copper or aluminum coil। अब हमें क्या करना है, जो कोर था हमारा उस कोर को फिक्स करना है एक वर्टिकल स्पिंडल से। तो हमने क्या किया, एक स्टील का बड़ा रॉड लिया और वो स्टील का रॉड हमने इंसर्ट किया थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कोर, जिसके मैंने आपसे पहले ही कहा था इसकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल जो होगी वो स्पिंडल पे डिपेंड करेगी, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब इस स्पिंडल को बैलेंस करने के लिए पाइवोट यूज़ किया जाता है, जो उसके ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, जिसको मैं नाम दूंगा पाइवोट एंड ज्वेल्ड बियरिंग। स्पिंडल का जो ऊपर का पोर्शन होता है, ऊपर के पोर्शन में वन साइड को 90 डिग्री एंगल में पॉइंटर लगाया होता है ऑन दिस साइड। जो पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं 0। पॉइंटर जो होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्लेस किया जाता है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, जिसे हम विजिबल सिस्टम कहते हैं ऑफ एनी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए पॉइंटर के पीछे एक वेट ऐड किया जाता है जिसे कहा जाता है बैलेंस वेट, और पॉइंटर को वापस ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए और एक वेट इसके ऊपर ऐड किया जाता है जिसे कहा जाता है काउंटर वेट। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली एंगल होता है 90 डिग्री का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, किसी भी स्पिंडल को या किसी भी पॉइंटर को 0 पोजीशन में लाने के लिए एक स्प्रिंग अटैच की जाती है फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्पिंडल। एक स्प्रिंग मैंने ऊपर लगाई और दूसरी स्प्रिंग मैंने नीचे लगाई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमने कॉइल यूज़ की है उस कॉइल को हमें कन्वर्ट करना है करंट कैरिंग कॉइल में। इसे अगर मुझे करंट कैरिंग कॉइल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल में से 2 टर्मिनल्स बाहर निकालने पड़ेंगे, 1 टर्मिनल फ्रॉम दिस साइड एंड अनदर टर्मिनल फ्रॉम दिस साइड। अगर यहाँ से करंट इनसाइड होगा तो वही करंट अंदर सर्कुलेट होगा, यहाँ से करंट आउटकम होगा। ओके, तो ये हमारी डायग्राम बनती है जिसे कहा जाता है PEMC। इट इज़ कॉल्ड एज अ कैलिब्रेटेड स्केल, कॉल्ड एज अ स्प्रिंग, called as a spindle, called as a 2 permanent magnet, called as core। कोर जो बना होता है वो बना होता है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से, और उसको कहेंगे हम कॉइल। समटाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे उसके वर्किंग प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही फैराडेज लॉ पढ़ा है। अगर कोई कॉपर या एल्यूमिनियम की कॉइल में से अगर करंट पास होता है तो उसे हम कहेंगे करंट कैरिंग कॉइल। अगर करंट कैरिंग कॉइल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करती है तो उस करंट कैरिंग कॉइल में मैकेनिकल फोर्स एक्ट होता है, और उस फोर्स का इक्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज प्रिंसिपल, इट इज़ नथिंग बट BRL इंटू साइन थीटा। पर जब भी इस कॉइल पे फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स टेंजेंशियल होगा, और वो फोर्स इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अगर कोई कॉइल रोटेट होती है तो उसे टॉर्क कहा जाता है,
दैट मीन्स सबसे पहले इस कॉइल पे टॉर्क एक्ट होगा, जो टॉर्क पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, और उस टॉर्क को कहा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पर मेरा टारगेट यही होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ओरिजिनल फार्मूला क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके वर्किंग के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, whenever a current carrying coil is links with the magnetic field, it produces a mechanical force। ठीक है, अगर उसको अलग डायग्राम से देखा जाए तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ टू परमानेंट मैग्नेट, दैट इज एन पोल एंड एस पोल। हमने क्या किया, दो पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है लुक लाइक दिस। अगर मैं किसी भी डायग्राम का टॉप व्यू देखता हूं तो आपको कॉइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब उस कॉइल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है दोनों भी एजेस में। ऑन वन एज लुक लाइक दिस, इन अनदर एज लुक लाइक दिस। अगर यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा तो ऐसा फोर्स जो कॉइल को रोटेट करने के लिए हेल्प करेगा, उस टेंजेंशियल फोर्स को हम कहेंगे टॉर्क। जो टॉर्क होगा जो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन में से आगे लेके जाएगा, जिसे कहेंगे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करता है तो वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स एक्ट होता है। अब मेरा टारगेट यही होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला निकाला जाए। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर फोर्स एक्ट्स ऑन coil is given by F is nothing but B into I into L into sin of theta। हमें तो चीज़ तो पता ही है, फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन। अगर मैं देखता हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल हो रही है लेफ्ट साइड टू राइट साइड, और जो कॉइल है जो उसके अंदर मैंने प्लेस की है, तो यहाँ पे एंगल बनता है परपेंडिकुलर, जिसको मैं लिखता हूँ 90। तो हमारा जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। सो दैट्स वाई फोर्स इज नथिंग बट बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 की वैल्यू होती है 1। सो दैट्स वाई फोर्स इज नथिंग बट बी इंटू आई इंटू एल, जिसका यूनिट है न्यूटन। पर अगर मैं सिर्फ करंट की बात करता हूँ तो करंट सिर्फ एक ही टर्न में से पास नहीं हो रहा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे प्रेजेंट है कॉइल्स में। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट होते हैं तो हम करंट को रिप्लेस करके हम लिखेंगे एन इंटू आई। एन का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स वाई एफ कैन बी रिटन एज बी इंटू एन इंटू आई इंटू एल, यूनिट है न्यूटन, जिसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब टेंजेंशियल फोर्स किसी कॉइल पे एक्ट होता है तो वो फोर्स बॉडी को रोटेट करने के लिए हेल्प करता है, जिसे कहेंगे हम टॉर्क। तो यहाँ पे मैं टॉर्क के डेफिनेशन का यूज़ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ। जैसे कि हमारे 3 टाइप्स के टॉर्क थे, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग। सबसे जो पहला रोल आता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, जो पॉइंटर को हेल्प करता है डिफ्लेक्ट करने के लिए फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, वॉट एवर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके मैं इस डायग्राम में शो करता हूँ। इस वन साइड को कहा जाता है लेंथ ऑफ द कॉइल और दूसरे साइड को कहा जाता है ब्रीड्थ ऑफ द कॉइल। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे ब्रीड्थ कंसिडर करना है, क्यों? क्योंकि हमने लेंथ ऑलरेडी एक बार कंसिडर किया है। तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करता हूँ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट कैपिटल एफ इंटू स्मॉल बी। स्मॉल बी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर की जो भी फोर्स की वैल्यू होगी इसको उठाते हैं और यहाँ पे उसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज बी इंटू एन इंटू आई इंटू एल इंटू स्मॉल बी।
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट बी इंटू एन इंटू एल इंटू स्मॉल बी। हमें एक चीज़ तो पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज नथिंग बट मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है कॉइल का एरिया। तो उसको रिप्लेस करके हम एरिया लिख सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट बी इंटू एन इंटू आई इंटू ए। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट बीना, तो आपको इसका फार्मूला रिमेम्बराइज करना है, बीना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट बी आई एन ए, जिसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। कैपिटल ए का मीनिंग होता है एपरेंट एरिया ऑफ द कॉइल, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल आई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू द ईच एंड एवरी कॉइल, और कैपिटल बी का मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। पर अगर बेसिकली देखा जाए, जब भी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैन्युफैक्चर करते हैं ऑफ एमसीजी, ये जो बी बार होता है, एन होता है और कैपिटल ए होता है, इनकी वैल्यू चेंज करना इम्पॉसिबल हो, इसलिए उसको मैं कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ। सो दैट्स वाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ सिंगल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल आई। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जितना भी गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट पास होगा उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जितना कम करंट पास होगा उतना डिफ्लेक्शन वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होती है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे एक्ट होता है वो टोटली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसमें से पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा उतना पॉइंटर आगे जाएगा, जितना मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा उतना पॉइंटर पीछे आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है उसे देता हूँ नंबर 2। Now we enter in the condition of that MCG. Concentrate on the screen. Just imagine कीजिए मैंने क्या किया, MCG को बाहर निकाला सर्किट में से, kept out from a circuit। अगर मैं उसको सर्किट में से बाहर निकालता हूँ तो उसमें का करंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे उसमें का करंट ज़ीरो होता है, then the pointer will be come back to its original position। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ back to initial position। आपको एक चीज़ तो पता है, सबसे पहले जो रोल है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, उसके बाद जो रोल आता है वो आता है कंट्रोलिंग टॉर्क का। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, जैसे पॉइंटर बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, वहाँ पे जो टॉर्क कम्स इनटू पिक्चर होगा उसे कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क डिपेंड करता है उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। दैट मीन्स सपोज अगर मेरे पास स्केल ऐसी है, जैसे कि पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन इतनी थी, पॉइंटर यहाँ तक आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंटर जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया है थीटा से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एक्चुअली ये एक रिलेशन है, हम एक काम करते हैं, इस रिलेशन को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग टॉर्क इज नथिंग बट कैपिटल के इंटू थीटा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है उसे कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। यहाँ पे जो k है उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका एक खुद का नाम है जिसे कहा जाता है ट्विस्ट कांस्टेंट, और कोई रेफरेंस बुक में या किसी रेफरेंस बुक में इसको और एक नाम दिया है जिसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, सो दैट्स वाई टो सी इज नथिंग बट k इंटू थीटा। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। पर आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब कोई पॉइंटर एक जगह पे जाके पॉज होता है, इसका मतलब अगर मुझे रीडिंग लेनी है ना तो पॉइंटर को वहाँ पे जाके पॉज होना होगा। पॉइंटर तभी पॉज होता है जब उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क सेम होगा। अगर फॉर्चुनेटली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा तो पॉइंटर आगे जाएगा, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क ज़्यादा होगा तो ये पीछे आएगा। पर अगर मुझे पॉइंटर को एक जगह पे स्टेबल करना है तो दोनों टॉर्क को मुझे सेम कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ, ड्यूरिंग balancing condition of pointer
द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू द कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये काम करते हैं हम, इक्वेशन से वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं, जिसके हमने दो इक्वेशंस लिखे थे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू थी बिना BINA और कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू थी K इंटू थीटा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे फार्मूला कैपिटल K का, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, K इंटू थीटा कैन बी रिटन एज बिना। अगर मुझे K की वैल्यू चाहिए तो K कैन बी रिटन एज BIN इंटू A अपॉन थीटा। ये जो K है उसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट और समटाइम्स उसे कहा जाता है ट्विस्ट कांस्टेंट। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूँ तो कंक्लूजन क्या मिलेगा वो देखिए। अब थोड़ा मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया था, ये जो B होता है, N होता है, कैपिटल A होता है और K होता है, ये सारे वैल्यूज़ वेरिएबल नहीं होते, इसलिए उसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। अगर मैं इसको 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 और इसको निकाल दूंगा तो बचा क्या, कैपिटल I इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होती है, अब जितना भी मैक्सिमम करंट उसमें से पास करोगे उतना आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, जितना मिनिमम करंट पास करोगे उतनी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कम होगी। एट द एंड मुझे कंक्लूजन यही मिलेगा कि किसी भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग उसमें से पास होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर वहाँ पे एनर्जाइजिंग कॉइल की बढ़ती है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, अगर वहाँ पे एनर्जाइजिंग कम होती है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो कंक्लूजन सुनिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, whenever a current carrying coil cuts or links with the changing magnetic field, it produces a mechanical force. According to Lorentz principle, mechanical force की वैल्यू होती है BIL इंटू साइन थीटा, जिसको शॉर्टलिस्ट और रिमेम्बराइज करना है बिल से, जिसको मेजर किया जाता है न्यूटन से। पर अगर मैं EMCG या PMMC के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करता हूँ तो फार्मूला है बिना BINA। पर अगर मैं कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करता हूँ तो फार्मूला है K थीटा। एट द एंड मुझे कंक्लूजन यही मिलेगा, whatever the current passing through the coil is directly proportional to theta. Theta is nothing but the angular displacement covered by the pointer from initial position to the final position. अगर आपको इसको अच्छे से रिमेम्बराइज करना है तो एट द एंड मैं यहाँ पे एक डायग्राम शो करता हूँ, जिस डायग्राम में से आपका थोड़ा फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जो PMMC का और EMCG का जो एक्चुअल व्यू होता है इंटरनल, वो ऐसे होता है, जिसके आपसे मैंने कहा था हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट है NINS, दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे कोर प्लेस किया है, उसके ऊपर कॉपर और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग माउंट की है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल स्पिंडल डाला है जो नॉर्मली स्टील से बना होता है। स्पिंडल को वापस लाने के लिए हमने एक स्प्रिंग लगाई है, जैसे स्प्रिंग ऊपर के साइड में होती है वैसे भी नीचे ही होती है, और वहाँ पे हमने लगाया पॉइंटर। पॉइंटर जो प्लेस किया है वो कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर प्लेस किया है, और दोनों के बीच में जो फील्ड होती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जब तक ये कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड को लिंक नहीं करती तब तक वहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट नहीं होगा। ओके, इस EMCG को PMMC को अच्छी तरह से रिमेम्बराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे एट द एंड एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। जिसके मैंने आपसे कहा था हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो अलग अलग पोलैरिटीज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज N पोल एंड दैट इज़ कॉल्ड एज S पोल। जो ब्लू सेक्शन है उसे हम N पोल कहेंगे, जो ऑरेंज सेक्शन है उसे हम S पोल कहेंगे। दोनों के पोल के बीच में हमने कोर यूज़ किया, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग वाउंड की है, और उसके सेंटर में से जो भी वर्टिकल रॉड दिख रहा है उसे हम स्पिंडल कहेंगे। और ये जो पूरी अरेंजमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेटअप की है। दोनों साइड से हमने ब्रॉन्ज की स्प्रिंग लगाई टू एक्ट कंट्रोलिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क, और पॉइंटर को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। अब हमने क्या किया, जो ऊपर का पोजीशन है उसके ऊपर हमने पॉइंटर रखा, जो पॉइंटर वहाँ पे टॉर्क क्रिएट करेगा उसे कहा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, और जो टॉर्क विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है EMCG की। अब किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो का बीट क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, अगर आपको किसी को अगर EMCG में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ इतना सफिशिएंट है आज के लिए। नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। नाउ वी सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिए, और जितना हो सके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को शेयर कीजिए।